Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapith School. Students, today we are going to continue the chapter 7, Conservation of Plants and Animals. So today we are going to start the first topic, which is Red Data Book. So what is Red Data Book? The International Union for Conservation of Nature, which is IUCN, maintains a record of all the endangered animals and plants in the world and calls it Red Data Book. India also maintains its own Red Data Book, which keeps a record of endangered plants and animals found in India. So students, basically you have understood that this is a book where all the datas of and all the records of endangered animals along with plants are mentioned and are kept safe and keeps a record. So रेड डाटा बुक क्या है? एक ऐसा बुक है जहाँ पे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स ने भी एक रिकॉर्ड मेंटेन किया है. वहाँ पे किसका रिकॉर्ड मेंटेन किया है? एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का, जितने भी पूरे वर्ल्ड्स में हैं. और इंडिया में भी बेसिकली उसको, इंडिया के जो एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स है, इंडिया में भी उसको पर्टिकुलरली रिकॉर्ड बनाया गया है. इंडिया का भी एक रेड डाटा बुक है. तो ये एक बुक है जहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का रिकॉर्ड बनाया हुआ रखा जाता है. अंडरस्टूड? So here you can see the picture of a golden toad now makes the extinct as well as the extinct in the wild list of the IUCN Red List. तो ये जो गोल्डन टोड है ये रेड डाटा बुक में एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में इसका लिस्ट था, लेकिन धीरे धीरे ये एक्सटिंक्शन पे चला गया, मतलब और ज़्यादा दिखता नहीं है. तो नाउ वी कैन से दैट दिस गोल्डन टोड इज़ एक्सटिंक्ट. There is a red data list too, which is also known as IUCN Red List of Threatened Species or IUCN Red List, which classified all known plants and animal species into 9 groups. तो और एक रेड डाटा लिस्ट है जो किसके नाम से जाना जाता है? IUCN रेड लिस्ट भी उसको कहा जाता है, जहाँ पे थ्रेटेंड स्पीशीज़ या फिर IUCN रेड लिस्ट को क्लासीफाई किया गया है एनिमल स्पीशीज़ को 9 ग्रुप्स में, प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ को 9 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है. तो चलिए जानते हैं कौन सा ग्रुप है वो 9. द फर्स्ट वन इज़ एक्सटिंक्ट, जहाँ पे स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मतलब नो न्यू इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज़ इज़ अलाइव. मतलब कोई भी स्पीशीज़ जैसे कि अभी हमने पढ़ा गोल्डन टोड, वो एक्सटिंक्ट हो गया है, मतलब वो उसका कोई भी और अदर जनरेशन अभी अलाइव नहीं है, मतलब सब मर चुके हैं. एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, सो नो नोन इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज़ इन द वाइल्डरनेस, दे एग्जिस्ट ओनली इन कैपिटिविटी. क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब एंडेंजर्ड की तादाद पे पहुंच चुके हैं. स्पीशीज़ दैट आर एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट इन द वाइल्डरनेस, मतलब जो एक्सटिंक्ट होने के आसपास पहुंच चुके हैं. एंडेंजर्ड मतलब स्पीशीज़ दैट आर हाई रिस्क ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट इन द वाइल्डरनेस. वल्नरेबल स्पीशीज़ दैट आर हाई रिस्क ऑफ बीइंग एंडेंजर्ड इन द वाइल्डरनेस. नियर थ्रेटेंड, स्पीशीज़ दैट आर लाइकली टू बिकम एंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर, मतलब नियर फ्यूचर में शायद वो एंडेंजर की तादाद पे पहुंच जाएं. Least concerned, species which are found in abundance at not in any risk, मतलब जो species बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं और उसका एक्सटिंक्शन या फिर endangered का कोई रिस्क नहीं है. Data deficient, species about which do not have enough data to access its extinction risk. Not evaluated, species which has not yet been evaluated on the criteria above by the IUCN. Okay, now what do you mean by migration? So migration is the movement of birds, animals or humans over long distances to live in a new location permanently or temporarily.
सो माइग्रेशन मतलब एक मूवमेंट, यानी यहाँ से वहाँ जाना, जो कि बर्ड्स भी कर सकते हैं, एनिमल्स भी कर सकते हैं, इवन ह्यूमंस भी कर सकते हैं। एक जगह से दूसरे जगह में जाना और दूसरे एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना, जहाँ पे एक दूसरे लोकेशन में परमानेंटली या फिर टेम्परेरीली वहाँ पे लाइफ लीड करना। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेटरी बर्ड? सो माइग्रेटरी बर्ड्स आर बर्ड्स दैट fly to far away areas every year to avoid harsh and inhospitable weather. So conditions in their natural habitat. They cover long distances to reach another land and lay their eggs. तो माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से बर्ड्स हैं जो कि एक जगह से दूसरे जगह, यानी एक बहुत लंबी सफ़र तय करके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जहाँ पे रहते थे वहाँ पे जब वहाँ का वेदर थोड़ा हार्श हो जाता है, ठंड पड़ जाती है ज़्यादा, तो वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं फॉर लेइंग एग्स ऑल्सो एंड फॉर लीडिंग देयर पर्टिकुलर लाइफ इन दैट एरिया ऑल्सो। अंडरस्टूड? So here you can see the migratory birds. Mostly they are maybe Siberian crane, which travel from polar areas to some parts of another area to lead their life in those colder climate. Now what do you mean by recycling of papers? So students, why should we recycle paper? Because we need to cut 17 full grown trees to make 1 ton of paper. We can easily reuse and recycle paper for 5 to 7 trees. Reducing our consumption of paper can save trees and also save water and energy used to manufacture paper. Besides, it can also help in reducing the harmful chemicals that are used to make paper. So कम से कम 17 ऐसे फुल ग्रोन ट्रीज़ को काटे जाते हैं 1 टन पेपर बनाने के लिए, जो कि बहुत ही एक बुरी चीज़ है, अब हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक थ्रेट है। तो इसीलिए हम इजीली पेपर को रीयूज़ कर सकते हैं या फिर रिसाइकल कर सकते हैं, ताकि कम से कम हम कुछ तो पेड़ बचा सके। और ये जो पेपर का जो कंजम्पशन है, इसको थोड़ा रिड्यूस करने के लिए हम लोगों को ट्रीज़ को सेव करना पड़ेगा, हम लोगों को वाटर और एनर्जी को सेव करना पड़ेगा, ये मैन्युफैक्चरिंग पेपर्स करने के लिए, मतलब पेपर्स बनाने के लिए। और इसी वजह से हम लोग अगर रिसाइकल करेंगे पेपर को, हम लोग ऐसे बहुत सारे केमिकल्स जो यूज़ होते हैं पेपर बनाने के लिए, उन सब चीज़ों की जो तादाद है उसको भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए वी कैन सेव बिकॉज 1 ton ऑफ रिसाइकल्ड पेपर्स कैन सेव 24,000 gallons of water, eliminates 3 cubic yards of landfill space, it eliminates 60 pounds of air pollutants, it saves enough energy to power the average home for 6 months. It saves about 20 trees, saves 4 barrels of oils too. Okay, so students, you also start from today to recycling a paper and save our environment. Now what do you mean by reforestation? So reforestation is the opposite of deforestation. Here we plant new trees to restock forests that have been destroyed. In India, we have the Forest Conservation Act, which aims to preserve and conserve natural forest and meets the basic need of people living in or near them. Reforestation can happen naturally or can be done artificially. If a deforested area is left undisturbed for some time, the forest grows again. However, we cut more trees than the ones that grow on their own, and hence we should plant trees to promote reforestation. Ideally, we should plant as many trees as had been cut down, and the new trees should be of the same species as the earlier ones.
तो रिफॉरेस्टेशन क्या है? रिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन का ऑपोजिट है, यानी डिफॉरेस्टेशन में ट्रीज़ को कट किया जाता है, डिफॉरेस्टेशन में न्यू ट्रीज़ प्लांट किया जाता है, फॉरेस्ट को रिस्टॉक किया जाता है जो कि डिस्ट्रॉय किए गए थे पहले। इंडिया में ऐसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी बने हैं जिनका मेन एम क्या है? प्रिजर्व करना, फॉरेस्ट को कंजर्व करना और पीपल्स के बेसिक नीड्स को ध्यान में रखना जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। रिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी हो सकते हैं या फिर आर्टिफिशियली भी हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई जगह पे डिफॉरेस्टेड एरिया है, सोचो, उसको हम लोग फिर दोबारा से वहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हैं। और हम लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ कट करना छोड़ दिए तो हम लोग अगर सोचो ट्रीज़ कट भी कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? कम से कम ट्री प्लांटेशन बजाय रखना चाहिए, हम लोगों को करते रहना चाहिए। आइडियली मीन्स हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए और जो कि जहाँ पे ट्रीज़ काट दिए गए हों वहाँ पे हम लोगों को न्यू ट्रीज़ लगाना चाहिए। ओके, So students, this is a story about Jadav Payeng from India who spent more than 35 years planting trees. He started it at the age of 16 and single-handedly created a forest of 1,360 acres where he lives together with elephants, rhinos and tigers. तो ये कौन है? जादेव पायंग है जो कि इंडिया से ही हैं, जिनका ईयर कितना है, मतलब 35 ईयर से भी ज़्यादा वो अपने जो जीवन है किस में बिताए हैं? सिर्फ प्लांटिंग ट्रीज़ किए हैं, मतलब सिर्फ पेड़ उगाए हैं। और वहाँ वो ये कब स्टार्ट किए थे? जब वो सिर्फ 16 साल के बच्चे थे। तब से उन्होंने ये सिंगल हैंडेडली इतना बड़ा फॉरेस्ट क्रिएट किया, वहाँ पे इतने एकर्स का फॉरेस्ट क्रिएट किया, वहाँ पे इवन इतने सारे पेड़ लगाए और वहाँ पे एलिफेंट्स के साथ, राइनोस के साथ, टाइगर्स के साथ वो वहाँ पे ही रहते हैं। So for this he won Padma Shri Jadav Molai Payeng. He won Padma Shri award for this because he is the forest man of India, as an environmental activist and a forestry walker. He is from Jorhat, India, and single-handedly planted and nurtured a forest encompassing an area of 1,360 hectares across several decades along the sandbar of river Brahmaputra. He was awarded Padma Shri, the fourth highest civilian award in India in 2015 for the feat. The forest he planted is called Molai Forest after him. So this is the story of the Jadav Payeng. So students, write all the notes in your fair copy, learn the notes and read the chapter carefully to understand properly because your chapter has ended. I hope you all enjoyed this chapter, and because in this chapter you get to know very interesting facts about the animals as well as plants. Okay, and for homework you have to do exercise question number 5, D, E and F, 7, 8, 9 in your homework copy. तो ये जो क्वेश्चंस है ये आप खुद से सोचिए और सोच के करिए। आप बुक से हेल्प ले सकते हैं, नोट से हेल्प ले सकते हैं, या फिर अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं, या फिर खुद का इमेजिनेशन पावर यूज़ कीजिए और ये सब एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है इस चैप्टर के तो आप पूछिए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ दिस chapter. Till then, read this chapter carefully and write all the notes in your fair copy. Thank you, students.